खेमू 2 साल पहले अपने परिवार के साथ शहर आया था। परिवार में उसकी पत्नी कमला और एक बच्चा राजू थे। अपने गांव को छोड़कर खेमू अच्छी कमाई के सपने लेकर शहर आया था, लेकिन उसके ये सपने पूरे होने से पहले ही टूट गए। खेमू एक दर्जी था। गांव में लोग उसके काम की बड़ी तारीफ करते थे, तो उसने सोचा क्यों न शहर जाकर हाथ आजमाया जाए। लेकिन शहर की दुनिया गांव से बहुत अलग थी। ये देखिए साहब, ये मैंने सिला है। और ये भी देखिए ना, इस पर जो कढ़ाई है वो भी मैंने अपने हाथों से की है। देखो भाई, ये सब देखा हुआ है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो कुछ नया करके दिखाए। और रही बात हाथ के काम की, तो अब उसे कोई नहीं पूछता। खेमू ने कई जगह कोशिश की, पर उसे कहीं भी अच्छी और उसके हुनर से जुड़ी नौकरी नहीं मिली। हार मानकर उसने चाय का एक ठेला लगा लिया, लेकिन इस काम से उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वो अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा कर सके। गर्मियों में तो सिर्फ खाने पीने की चिंता थी, लेकिन सर्दी का मौसम अपने साथ कई मुश्किलें लेकर आता था। खेमू के पास किराए का घर लेने के भी पैसे नहीं थे। सूखी घास से फुटपाथ पर ही उसने एक झोपड़ी बना रखी थी, जिसमें से रात के वक्त ठंडी हवा अंदर आती थी, जिसे झेल पाना बहुत ही मुश्किल था। माँ, बहुत ठंड लग रही है। देखो ना, वहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ बेटा, ले ये ओढ़ ले बेटा, इससे तुझे ठंड कम लगेगी। माँ, लेकिन आप और बाबा क्या ओढ़ोगे फिर? तू हमारी चिंता मत कर बेटा, तू ये ओढ़ ले, वरना बीमार पड़ जाएगा। खेमू के पास रजाई खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वो जितना भी कमाता था, उससे बस खाने पीने का ही जुगाड़ हो पाता था। ओढ़ने के लिए उसके पास बस एक तिरपाल थी, जिसे वो अपने गांव से अपने साथ लेकर आया था। लेकिन इस बार की सर्दी में वो कम पड़ रही थी। खेमू और कमला ने पूरी तिरपाल राजू को ओढ़ा दी और खुद आग जलाकर सारी रात उसके पास ही बैठे रहे। खेमू अपने हालात पर बहुत दुखी था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये देखकर कमला ने उससे कहा, आप इतना परेशान मत हो जी। भगवान चाहेगा तो जल्दी ही हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। नहीं कमला, मैं ऐसे भगवान भरोसे नहीं बैठ सकता। कुछ तो करना ही होगा मुझे। मैं तुम्हें और राजू को इस तरह ठंड में ठिठुरते हुए और नहीं देख सकता। सारी रात खेमू को एक पल भी नींद नहीं आई। अगले दिन उसने सबसे पहले राजू को सर्दी से बचाने का इंतजाम किया। उसने सारी तिरपाल लेकर उससे राजू के लिए कपड़े बना दिए। तिरपाल मोटी थी और मजबूत थी। उससे बने कपड़ों को पहनकर राजू को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। लेकिन अब सवाल था कि खेमू और कमला खुद को ठंड से कैसे बचाएंगे, क्योंकि राजू के लिए कपड़े बनाने में सारी तिरपाल खर्च हो चुकी थी। खेमू को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। वो हर रोज की तरह अपने ठेले पर चाय बनाने लगा। तभी कुछ देर बाद उसके ठेले पर आए एक ग्राहक ने उससे कहा, अरे खेमू, तू यहाँ कैसे मेरे भाई? इतना कहते ही वो ग्राहक खेमू के गले लग गया। दरअसल वो खेमू के बचपन का दोस्त सूरज था, जो उसके गांव में उसके पड़ोस में ही रहता था। बड़ा होकर वो फौज में भर्ती हो गया और फिर उसने शहर में अपना घर बना लिया। वो छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था। उसने खेमू को एक ही नजर में पहचान लिया। खेमू भी अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे सूरज, कैसा है भाई? कितने साल हो गए तुझे देखे हुए? हाँ, बहुत साल हो गए मेरे यार। मेरा घर पास में ही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी भाभी और अपनी बेटी के साथ यहीं रहता हूँ। पर तू यहाँ कैसे खेमू? और ये चाय, ये सब? तू तो गांव में सिलाई का काम करता था ना? हाँ भाई, सिलाई का काम अच्छा चल रहा था गांव में। फिर लोगों की बातों में आ गया और शहर हाथ आजमाने आ गया। लेकिन अब तो लगता है जल्दी ही वापस गांव जाना पड़ेगा। अरे, इतनी जल्दी हार मान गया? तू तो शेर है यार। याद है, फौज में जाने के लिए तूने ही तो मुझे हिम्मत दी थी। तू अगर उस दिन मुझे नहीं समझाता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। भाई, फौज ने मुझे एक बात सिखाई है कि अपनी कमजोरी से जीतने का बस एक ही तरीका है कि जितना जल्दी हो सके उस कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लो। लेकिन सूरज, मैं कैसे करूँ ये सब? तुझे नहीं पता मेरे भाई, मेरी हालत बहुत खराब है। सिर्फ खुद की बात होती तो मैं कुछ सोचता भी, लेकिन कमला और राजू की यह हालत अब मुझसे और नहीं देखी जाती। ठंड में उन दोनों का बुरा हाल है। इतना कहकर खेमू जोर जोर से रोने लगता है। सूरज उसे सहारा देता है। वो नहीं चाहता था कि खेमू वापस गांव जाए। वो जानता था कि खेमू के हाथ में सिलाई कढ़ाई का जबरदस्त हुनर है। वो खेमू की मदद करना चाहता था। उसने सबसे पहले खेमू को कुछ पैसे दिए और उससे कहा, खेमू, तू बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन तुझे भी मुझसे वादा करना होगा कि तू हार नहीं मानेगा। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा तू। ये सर्दी का मौसम तेरी कमजोरी है ना? अब तुझे इस मौसम को ही अपनी ताकत बनाना होगा।
सूरज की मदद खेमू के लिए बहुत बड़ी थी। अब खेमू में हिम्मत आ गई थी। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। सूरज से मिले पैसों से उसने ढेर सारी रुई, गर्म कपड़ा और सिलाई का बाकी का सामान खरीदा। उसने उस सामान से सुंदर सुंदर रजाइयां बनाई, जो काफी गर्म तो थी ही, साथ ही देखने में बहुत सुंदर भी थी। खेमू ने कुल 4 रजाइयां बना ली, जिनमें से एक उसने अपने इस्तेमाल के लिए रख ली और बाकी की 3 रजाइयों को उसने अपने चाय के ठेले के पास ही बेचने के लिए टांग दिया। वो रजाइयां लोगों को बहुत पसंद आई और कुछ ही घंटों में अच्छे दामों पर बिक गई। ये देखकर खेमू बहुत खुश हुआ। उसने बिकी हुई रजाइयों के पैसों से फिर से सामान खरीदा और पूरी मेहनत से और रजाइयां बनाने लगा। वो दिन भर चाय और रजाइयां बेचता और फिर रात में पूरे मन से नई रजाइयां तैयार करता। उसके हाथों की कारीगरी लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। धीरे धीरे उसका ये काम बहुत अच्छा चल पड़ा। उधर सूरज की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसे वापस अपने पोस्ट पर जाना था। वो खेमू से मिलने आया तो खेमू उसके पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सूरज मेरे भाई, तू भगवान बनकर आया है मेरे लिए। मैं कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं खेमू, मदद करने वाला तो भगवान ही है, और ये सब तेरी मेहनत है मेरे भाई, जिसके दम पर तूने अपनी मुश्किलें दूर की हैं। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। ऐसे ही मेहनत करते रहना मेरे भाई, और कोई भी परेशानी हो तो मेरा घर तेरे लिए हमेशा खुला है। ये कहकर सूरज खेमू को गले से लगा लेता है और फिर वहां से चला जाता है। जाते जाते भी वो खेमू को बड़ी हिम्मत देकर गया था। खेमू ने तय कर लिया था कि अब वो अपना हर सपना पूरा करेगा, अपने बेटे राजू को एक अच्छी जिंदगी देगा, और इसके लिए उसने खूब कड़ी मेहनत की। अब वो सिर्फ रजाइयां ही नहीं बल्कि दूसरे गर्म कपड़े भी बनाने लगा। कमला भी उसके काम में उसकी पूरी मदद करती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और अपनी मेहनत के दम पर खेमू ने अपने दिन बदल लिए। शहर में लगने वाली प्रदर्शनियों में खेमू के बनाए गर्म कपड़े खूब तारीफ पाने लगे। जो सर्दी का मौसम खेमू के लिए मुसीबत बनकर आता था, वही अब खेमू के लिए कमाई का सीजन था। खेमू पूरे साल पूरी मेहनत से गर्म कपड़े, रजाइयां और कंबल वगैरह तैयार करता और फिर सर्दी के मौसम में ही बढ़िया कमाई करने लगा। राजू और कमला भी बहुत खुश थे। उन्हें अब कोई कमी नहीं थी। राजू अब स्कूल जाने लगा था। खेमू अब एक बड़ा व्यापारी बन गया था। अब वो एक बड़े और अच्छे घर में अपने परिवार के साथ रहने लगा था। उसकी फैक्ट्री में कई मजदूर उसके लिए काम करते थे। दूर दूर के शहरों तक उसका बना माल जाने लगा और इस तरह गरीब खेमू अब मशहूर सेठ खेमचंद हो गया था। लेकिन इन सब के बावजूद ना तो खेमू ने मेहनत का हुनर छोड़ा और ना ही अपनी अमीरी पर कभी घमंड किया। फिर एक दिन उसकी फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर उसके पास आया और बोला, राम राम मालिक, आपने बुलाया मुझे? हाँ हरिया, क्या बात है? मुझे मैनेजर ने बताया कि तू काम छोड़ रहा है, लेकिन क्यों? छोड़ना तो नहीं चाहता मालिक, पर क्या करूं? शहर की जिंदगी जीना मेरे बस के बाहर है। यहाँ आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर शायद मैं ही काबिल नहीं हूँ। मालिक, गर्मियां तो जैसे तैसे कट जाती है, लेकिन सर्दी में अपना गुजारा नहीं हो पा रहा। कल पूरी रात बीवी बच्चे सर्दी में ठिठुरते रहे। हरिया की बात सुनकर खेमू को अपने पुराने दिन याद आ गए। वो अपने मजदूर हरिया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ हरिया, ये सच है कि शहर में पैर जमाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खेमू तुरंत अपने मैनेजर को बुलवाता है और हरिया जैसे अपने सारे मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाने को कहता है। साथ ही सभी को एक एक रजाई देने के लिए भी कहता है। हरिया के साथ साथ सारे मजदूर खेमू के इस फैसले से बहुत खुश होते हैं और उसे दुआएं देते हैं। साथ ही वो सभी अब पहले से भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगते हैं। अब सब बदल गया था, न सिर्फ खेमू बल्कि उसके सारे मजदूरों के लिए भी। ठंड का मौसम अब खुशियों का मौसम बन गया था। हाय डैड, गुड मॉर्निंग। आओ रोहन, कैसे हो बेटा? कूल डैड। डैड मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, पर बेटा परसों ही तो तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे ना, वो कहाँ गए? डैड वो तो कल ही खर्च हो गए ना पार्टी में। आज रिया का बर्थडे है तो मैं इस खुशी में पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। बेटा पार्टी नहीं, तुम पैसे थ्रो कर रहे हो। ओफो डैड,